Hello, hello, hello. So hello students, how are you all? जय हिंद to all of you. Class 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्क्रैच से उठा रहे हैं, पूरा अच्छे से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से आप इसे देखिएगा। होपफुली आप इससे पहले के जो प्रीवियस चैप्टर्स हमारे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस वो कवर करते हुए आ रहे होंगे। इसी तरीके से जिस तरह से हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से सारी की सारी बुक जो आपकी क्लास 11th मैथ्स और फिजिक्स की है वो हम फिनिश करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स। साइंस स्ट्रीम की खास तौर से मैथ्स फिजिक्स वगैरह जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी खास बात यह है कि पूरा गेम सिर्फ समझने का है, अंडरस्टैंडिंग का है। आपको मगअप नहीं करना पड़ता चीज़ों को, जितना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा वो समझने में लगेगा, और उसके बाद फिर आपको सिर्फ एक बार रिविजिट करना होता है, हल्का सा रिवाइज करना होता है। जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते हो उतने ज़्यादा फेमिलियरिटी महसूस करते हो टॉपिक के साथ। इससे पहले क्लास 10 की मैथमेटिक्स मैंने जो आप लोगों को पढ़ाई थी, शायद आपने वो कभी पढ़ी होगी मेरे साथ, और आप अभी क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आए हुए। क्लास 10th की मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री को जो पढ़ा वो एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में पढ़ा। हमने सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री को देखा था। अगर आपको याद हो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जब हम कहते थे तो कहीं ना कहीं हम कहना चाहते थे कि 90 माइनस यानी लेस देन 90 एंगल्स को हम डिस्कस करते थे, यानी एक्यूट एंगल्स को। अब आप सुनोगे 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, यानी अब हम अपने पूरे के पूरे डिस्कशन को जनरलाइज करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले ये दो सेक्शंस में आप इस चैप्टर को बटा हुआ मान सकते हो। पहला चैप्टर है जिसमें मतलब पहला जो पार्ट है उसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम एंगल्स क्या होते हैं, उसके बाद बेसिकली मेजरमेंट कैसे किया जाता है एंगल का, डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है, उनके बीच में एक तरह का कन्वर्जन किस तरीके से किया जा सकता है, ये हम सीखेंगे। ये चीज फिजिक्स में भी काम आती है, क्योंकि फिजिक्स में भी अब आप चीजों को 30 डिग्री ना बोल करके π/6 रेडियन कहोगे। तो वो क्या चीजें होती है वो एक बार बेसिक से और डिटेल से हम समझ रहे हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ये वाला टॉपिक। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड द फॉर्मूला रिलेटेड विद दैट। लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, पहले मन में परसेप्शन मत बैठाना। हो सकता है कि आपके स्कूल में चला हो या आपके दोस्त वगैरह ने बोला बहुत सारे फॉर्मूले, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी और बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर ये होने वाला है। और ये ध्यान रखना, फिजिक्स में जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता हूं तो बेसिक मैथमेटिक्स में इस चैप्टर को भी पढ़ाता हूं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, जो कि मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि इस बारी में हम जो एंगल मेजरमेंट देखेंगे, बेसिकली मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री अगर मैं बोलूं इस एंगल को, तो अभी तक का हमारा जो क्लास 10th तक का डिस्कशन था वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में ही था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था। अभी हम 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा भी देखेंगे, लेकिन वो आगे धीरे धीरे समझते हैं। लेट्स फर्दर डिस्कस अबाउट द एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, What do we mean by एंगल? एंगल यानी कि कोण। अब ये ऐसी चीज नहीं है कि जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि एंगल क्या होता है। क्लास 6 से ऑलमोस्ट हम पढ़ना चालू कर देते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं, रेस क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, उस तरह की चीजें होती हैं। वो एक बार फटाफट से हम डिस्कस करते हैं। देखो, एंगल का मतलब क्या होता है। एंगल का कुल मिलाकर मतलब ये, सबसे पहले एक बेसिक इधर पे समझ लो जो हमारे क्लास 6 में चला करता था, आपको याद भी होगा, और एक बार हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं। अगर हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट गिवन है तो इस पर्टिकुलर चीज को, जो ए बी है, इस पर्टिकुलर चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ए बी के ऊपर एक सेगमेंट लगाते थे, ऐसा तरह का सिंबल लगाते थे, और इसे हम पढ़ते थे ए बी लाइन सेगमेंट। ए बी लाइन सेगमेंट ये एक चीज थी जो हम पढ़ते थे अपनी क्लास 6 में, वो हल्का सा रिविजिट कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरह की कुछ चीज हो, यानी ये ए हो और ये बी हो, यानी बी बेसिकली कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। इस बार बी सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने यूज कर दिया कि ए से बी की तरफ। अब बी कौन है वो हमें नहीं पता, क्योंकि ये एंडलेस है, ये दोनों एंड थे इसके, लेकिन यहां इसका फिक्स्ड पॉइंट यानी एक इनिशिएटिंग पॉइंट है, लेकिन इसका दूसरा एंड नहीं है, यानी ये दूसरी तरह से ओपन है। तो इस पर्टिकुलर चीज को अगर आपको याद हो तो आप रे कहते थे, और इसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे। रे मतलब ए बी के ऊपर इस तरह का एक लगा देते थे, हम इसे रे कहते थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, छोटी मोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे। लेकिन क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं इन चीजों को, तो एक बार बताने में कोई समस्या परेशानी नहीं है, 5-7 मिनट लगते हैं और क्या। उसके बाद आप समझ पा रहे हो, तो ये वैसी चीज हो गई रे, जैसे सन रे होती है। अब सन रे आती है, हमें पता है स्टार्ट हो रही है सन से, लेकिन एंड कहां पे हो रही है नहीं पता। अगर आप सोचते हो कि जमीन पे गिर रही है, जमीन पे एंड हो रही है, नहीं, क्योंकि जमीन को जब आप खोदोगे तो नीचे भी रे चली जाएगी। इसका मतलब रे एंडलेस है बेसिकली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक तीसरी चीज होती थी, वो होती थी कि इसका एक एंड ये ओपन है और दूसरा एंड भी ओपन है, यानी कि हमें ना तो ये टर्मिनल पता है ना तो वो टर्मिनल पता है। और आपको शायद याद होगा, इस चीज को हम लाइन कहते थे, लाइन। तो लाइन को जब हम रिप्रेजेंट करते थे, हम बोलते थे कि लाइन कुछ इस तरह की है, दोनों तरफ से वो क्या है, ओपन है। तभी जब आप एक्स वाई एक्सेस वगैरह पढ़ते हो तो आपको ध्यान होगा और होना चाहिए कि जब आप कभी बोलते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते समय कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो आप ध्यान से देखना, यहां पे भी आपका ऐसा रहता है, यहां पे भी ऐसा रहता है, यहां पे भी ऐसा रहता है, यहां पे भी ऐसा। ये सिर्फ बताना चाह रहा है कि जो एक्स एक्सिस है वो इटसेल्फ एक लाइन है,
और y एक्सिस इटसेल्फ एक लाइन है। और अपने ही इस बुक में क्लास 11th में आगे जाकर चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे कि सच में x एक्सिस एक लाइन होती है जिसकी इक्वेशन y = 0 होती है। अभी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एंगल्स। व्हाट डू वी मीन बाय एंगल्स? एंगल्स का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कैमरा पूरा कनेक्ट कर पा रहा है क्या? पूरा, हाँ पूरा कवर कर रहा है। वैसे एंगल्स क्या होता है? देखिए एंगल्स की व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल्स, तो बेसिकली एक हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होगा और एक हमारे पास रे होगी। ये रे इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, जिसे हम बेसिकली पॉइंट ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, इसके अबाउट अगर रोटेट करती है तो उसके रोटेशन के मेजरमेंट को ही हम एंगल कहते हैं। मैं समझाता हूं और हम लिख भी देंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। कुल मिला के माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ इतना कहने की कोशिश की है कि हमारे पास अगर ये रे जो अभी आपको दिख रही है, ये थोड़ी देर बाद रे यहां पहुंच जाती है इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से रे यहां पहुंच गई। इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं, मतलब अगर मैं इसको नाम देना चाहूं तो इसको आई कैन से कि ये इनिशियल साइड है। इसे हम इनिशियल साइड कहते हैं। आराम से समझो, प्यार से समझो, जल्दीबाजी करनी नहीं है। मैं बहुत आराम से समझाऊंगा ताकि आप लोग एक बारी में पढ़ो और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। जिनको हड़बड़ाहट में पढ़ने की है, इतना ध्यान रखना, वो अभी जल्दीबाजी के चक्कर में रहते हैं कि जल्दीबाजी हम सब कुछ कर ले। मैं चाहूंगा आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, ऑलरेडी करा रखे हैं पहले भी, लेकिन इस बार नए तरीके से मैं चीजों को ये कर रहा हूं कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट करवाते हैं। और प्यार से, कहीं नहीं भागना मुझे इस बार, आपको भी कहीं नहीं भागना। आराम से जो बता रहा हूं एक एक बात को सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि सारी बातें आपकी काम आएगी अगर आप कॉम्पिटिशन की कोई प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी। ये इनिशियल साइड है और ये फाइनल साइड है। असल में ये जो चीज हुई इसको हम थीटा को हम एंगल कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज एंगल? It is the measurement. It is the measurement of the rotation. Of the rotation of what? Of the rotation of this initial side of a given ray कह सकते हो आप, a given ray, क्योंकि ray है, मैंने समझाया आपको, of a given ray about a fixed point। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है बेसिकली यहां पर इसको O कहा, अच्छा मैंने कहा ही नहीं, ये O पॉइंट है और इसी को आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसमें क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, क्योंकि किसी चीज को किसी चीज के अबाउट रोटेट किया जाता है ना किसी के रेफरेंस में। तो बस ये चीज एक बहुत छोटी सी बात है कि कोई रे का कितना रोटेशन का मेजरमेंट है, कि कितना रोटेट कर रही है, वो कितना घूम रही है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट। इस पर्टिकुलर को जहां उसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल साइड कहते हैं, और उसके अबाउट जो दूसरा फाइनली पहुंचती है उसे फाइनल साइड कहते हैं या टर्मिनस साइड कहते हैं। तो इनिशियल साइड और टर्मिनस साइड इस तरीके से आपको शायद समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात ये होती है कि इस एंगल को मेजर करने के तरीके, ये जो आपका एंगल लिखा हुआ है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एंगल को मेजर करने के दो तरीके फिलहाल हमारे पास मौजूद हैं। यानी प्लेन ज्योमेट्री पे जब हम बात करते हैं, प्लेन यानी पेपर पे जो हम ज्योमेट्री बनाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री दो तरह की बन सकती है एंगल की, एक 3D ज्योमेट्री हो सकती है, एक 2D हो सकती है। 2D में जब हम बात कर रहे हैं तो एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, यानी कि हम किसी चीज को 30 डिग्री भी बोल सकते हैं और हम उसी चीज को π/6 रेडियन भी बोल सकते हैं। तो डिग्री तो शायद आपने आज से पहले सुना भी हो, शायद रेडियन ना सुना हो। तो इस तरीके से डिग्री मेजर और रेडियन मेजर हमारे दो तरीके हैं नापने के किसी एंगल को, और हम समझेंगे कि डिग्री मतलब क्या और रेडियन मेजर मतलब क्या, और ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, चलिए अब हम डिग्री मेजर की बातचीत करना चालू करते हैं कि डिग्री मेजर क्या होता है। सर डिग्री मेजर का मतलब ये होता है कि अगर आप, जैसे ना एक बारी के लिए समझो कि इस तरीके से ये रे है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो स्टार्टिंग में मेरे पास रखी थी। ये रे अगर कुछ घूमती है कुछ तरीके से, मान लेते हैं यहां पहुंच जाती है कुछ टाइम बाद, उसी तरीके से कुछ टाइम बाद ये रे यहां पहुंच जाती है, कुछ टाइम बाद ये रे यहां, कुछ टाइम बाद ये रे यहां पहुंच जाती है, फिर कुछ टाइम बाद ये रे यहां पहुंच जाती है, फिर कुछ टाइम बाद ये रे यहां पहुंच जाती है, और फाइनली फिर ये रे यहां पहुंच जाती है। अगर आप समझने की कोशिश करो इन सारे केसेस को, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये इस तरीके से रे की पोजीशन को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये रे यहां से घूमना चालू कर रही है, थोड़ा सा यहां तक घूमी, फिर उसके बाद ये घूम के यहां तक गई, फिर उसके बाद ये घूम के यहां तक गई है, फिर उसके बाद ये ऐसे ही घूम के आगे तक गई है पूरा, और फाइनली एक केस ऐसा भी है जब रे पूरी घूमी और जहां से चालू की थी वहीं वापस आ गई। यानी इस केस की मैं बात कर रहा हूं कि जहां से घूमी वहीं पर वापस आ गई, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर मैं उस चीज को यहां दिखाने की कोशिश करूं तो यहां से घूमी और वापस यहीं पर आ गई है। इस तरह की जो चीज होगी इसे हम कहेंगे कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, और हम जानते हैं शायद कि ये 360 डिग्री रिवॉल्यूशन होता है। यानी ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। यहीं से हम बेसिकली अपने डिग्री मेजर को एक्सप्लेन कर सकते हैं या 1 डिग्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें क्या समझ में आ रहा है कि 1 रिवॉल्यूशन में या 1 रोटेशन में बेसिकली 360 डिग्री का एंगल मेजर हो रहा है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 1/360 रिवॉल्यूशन। 1/360 रिवॉल्यूशन, यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे 360 पार्टों में बांटे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कुछ इस तरह की बात करना चाह रहा हूं कि एक सर्किल है, और इस सर्किल को अगर आप इस तरीके से एक स्लाइस मैंने काट दी, दूसरी काट दी, तीसरी काट दी, चौथी काट दी, पांचवी काट दी, ऐसे करते करते इक्वल 360 स्लाइस अगर मैं काटता हूं,
यानी अगर सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना चाह रहे हो तो मोटा मोटा आप ये समझो कि यहां से लेके इस ए से लेके इस बी तक के बीच में, यानी ओ ए बी जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में अगर मैं 90 सेगमेंट बनाता हूं, 90 सेगमेंट मतलब कैसे वाले, जो इक्वल हो, ऐसा नहीं कि रैंडमली, यानी कि जिनमें इक्वल गैपिंग हो। एक तरह से ऐसा समझो कि जैसे एक ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर उसके बाद ये बनाया, ऐसे करके करके मैंने 90 ऐसे सेगमेंट्स बनाए, 90 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ऐसा समझो। इसको फिक्स्ड रखकर इसको 90 हिस्सों में, तो उसमें से किसी भी एक स्लाइस को, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को अगर आप उठाओगे तो उसके बीच में जो बन रहा एंगल होगा वो 1 डिग्री एंगल होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि 90 यहां, 90 यहां, 90 यहां, 90 यहां, तो टोटल 360 पार्ट में आपने बांट लिया। उनमें से किसी भी एक सेगमेंट को अगर आप उठा करके बात करते हो कि ये क्या है, तो वो 1 डिग्री होगा। जैसे मैं रफली एक बार दिखाता हूं, जैसे एक यहां पर था और दूसरा थोड़ा यहां पर कर दिया, जानबूझ के बड़ा दिखाया। इतना बड़ा नहीं होता 1 डिग्री, 1 डिग्री बहुत छोटा होगा, क्योंकि हमें 90 को समाना है यहाँ पे, तो 1 डिग्री लगा लो कितना कम होता होगा। अभी थोड़ा रेफरेंस भी दूंगा आपको कि 1 डिग्री कैसे समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए हमें समझ में आ गया कि इस तरह की जो चीज होगी वो 1 डिग्री कहलाएगी। लेकिन अभी इतना बड़ा जो दिख रहा है ये 1 डिग्री नहीं है। ऐसे 90 पार्ट अगर आप करोगे तो उसमें से एक स्लाइस को उठा के जो उनके बीच में एंगल बन रहा होगा वो आपका 1 डिग्री होता है। थोड़ा डिग्री का और फील लेने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। घड़ी आप लोगों ने देखी है, क्योंकि 1 डिग्री कितना होता है, दिखने में कैसा दिखता है, तो वो एक बार फील ले सकते हो आप। आपके पास वॉच है ना जो वॉल में लगती है, उस वाली वॉच की मैं बात कर रहा हूं। गौर से प्लीज उसको अपने निकाल कर उसको अपने हाथ में रख के देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि वैसे सिलेबस में आपके नहीं है लेकिन होता है यार, अच्छी चीज है और डिपेंड करती है इससे रिलेटेड। मुझे अभी अभी लगा कि यार बता देने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं एक बार ही में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ, ठीक है? हाँ चलिए, मैं पहले वो हल्का सा डिस्कस कर लेता हूं, ये वाला पार्ट जो मैं आपके साथ बोलना चाह रहा था, वॉच वाला। देखिए माय डियर, जैसे जब आप वॉच की बात करते हो, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है। इस तरीके से ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 10 है और ये 11 है। इस तरीके से लगभग हमारी एक वॉच बनी हुई है, लगभग लगभग ऐसी कुछ होती है। अब आप अगर समझो कि जैसे कोई कह रहा है कि 3 बजा हुआ है, तो 3 जब 3 बजता है तो इसका मतलब यह है कि जो आर वाली नीडल होती है बेसिकली वो 3 पे, और जो मिनट वाली होती है वो 12 पे होगी। ये 3 बजे हुए का टाइम है, यानी कि ये एक तरह से 3 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, ठीक है? कुछ भी बोल लो, एम बोल लो फिलहाल के लिए, चलो। अब इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा केस लें, यानी कि जो सेम चीज है, इसी चीज को हम समझ, एक मिनट, ठीक है, एक मैं दूसरी निडल लेता हूं इस बारी में और इस पे मैं कुछ टाइम बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे अब की बारी में मान लेते हैं 3:05 हुआ है, तो अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो स्टार्टिंग में 3 बज रहा था तो नीडल यहां पे थी, अब 3:05 में नीडल एक्चुअली यहां पहुंच गई, तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है अभी, क्योंकि कितना बज रहा है, मैंने कहा 3:05 बज रहा है फॉर एग्जांपल, ऐसा समझ लो। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं जब ये 3 में थी तो ये नीडल 12 में थी और ये थोड़ा आगे खिसक गई, अब 1 में हो गई, तो 12 से 1 के बीच में आने में एक एंगल बना, अगर आप समझ पा रहे होंगे। इस एंगल की वैल्यू कितनी है, अगर हम ये समझ पाएंगे तो शायद हमें एक आइडिया पाएगा। आपने अगर ऑनेस्टली बताया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपने ऑनेस्टली बताया जवाब। फिलहाल इसको निकालने का बहुत इजी तरीका है, वो तरीका ये है कि आप कुल मिलाकर के ये सोचें कि ये मिनट की सुई जो अभी 12 पे है, ये दोबारा 12 पे कब आएगी, यानी 360 डिग्री का एंगल कब मेजर करेगी। तो समझ में आता है कि अब ये 3 पे है, जब ये 4 बजेगा तो 4 पे दोबारा ये 12 वाली सुई घूमकर 4 पर पहुंच चुकी होगी। यानी क्या आपको समझ में आ रहा है कि 1 घंटा लगता है बेसिकली एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी 360 डिग्री कवर करने पे। तो 1 घंटे को मैं कह सकता हूं कि एक तरह से ये 60 मिनट्स का टाइम लग रहा है, यानी 60 मिनट्स का टाइम लग रहा है 360 डिग्री को कवर करने के लिए। मैं ये भी समझ सकता हूं कि इसका मतलब 1 मिनट को कवर करने के लिए जो डिग्री लगते होंगे वो लगते होंगे इतने डिग्री, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6 डिग्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल रिलेशन है। ये क्या बता रहा है कि मिनट की सुई 1 मिनट जब होता है, यानी कि अभी 3:01 जैसे होगा, ये 1 मिनट नहीं होता है, 5 मिनट है। 3 1 होगा जो कि इसके बिल्कुल नियर बाय होगा, बिल्कुल यहां कहीं पर 1 मिनट ऐसा कुछ होगा, तो ये जो एंगल बना माय डियर, ये एंगल 6 डिग्री का एंगल है। अब सोचो 6 डिग्री ही कितना कम दिख रहा है। आप घड़ी को निकाल के एक बार देखो जरा, 12 से 1 के बीच में, क्योंकि आप सभी जानते हो, शायद इतनी बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा, 12 से इसके बीच में हम जानते हैं कि 1 2 3 4 और इस तरीके से 5 में बंटा रहता है। तो आप समझ पा रहे हो कि 12 से सिर्फ 1 में आने में जो डिग्री मेजरमेंट है वो 6 डिग्री का है। अगर आपको थोड़ा सा और फील लेना है, आपको थोड़ा इतना हल्का मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर 1 मिनट में इतना डिग्री होता है तो 5 मिनट में कितना होगा। तो आप यहां से एक आइडिया ले सकते हो कि 5 मिनट में फिर 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों तरफ मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या समझ में आया कि 5 मिनट का एंगल चेंज होने में जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो चीज है, 1 मिनट, इसकी मैं जो बात कर रहा था, इसका मतलब समझ में आया कि सर ये एंगल का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो दिस मच एंगल विल बी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल को मेजर करके बताएगा अपने को, तो शायद आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तभी तो जब ये 12 से वापस 6 पे पहुंच जाएगा। अगर एक बार के लिए सोचो कि 3 बज रहा था, थोड़ी देर बाद 3:30 बजने लगा,
जब 3:30 बजने लगा तो टोटल एंगल देख के दिख रहा है 180 है, और जनरल नॉलेज से सोचो कि 12 से 6 में आने में 30 मिनट लगे, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितने होंगे, 180 डिग्री। जनरल नॉलेज भी यही कह रहा है। तो आई थिंक आपको कम से कम ये बात समझ में आएगी। सिर्फ इसलिए दिया ताकि आपको फील आए, ये आपकी बुक में नहीं था और ना ही मैं प्लान करके आया था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा डिग्री मेजर को एक बार एक्सप्लेन करना चाहिए आपके साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा फील से आ सके कि दिखता कैसा होगा 1 डिग्री। तो आप समझ रहे होंगे कि 1 डिग्री कितना छोटा दिखता होगा, क्योंकि 12 से सिर्फ इस वाले 1 मिनट में आने में ही 6 डिग्री लग रहा है। 6 डिग्री यानी उसका फिर 6 गुना लग रहा है 1 का, तो सोचो उसका 1/6 पार्ट 1 डिग्री है, जो कि आंखों से भी इवन हम मेरे ख्याल से मेजर नहीं कर सकते इतनी आसानी से। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आएगा। तो डिग्री मेजर समझ में आया अपन को। अब उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम, अच्छा डिग्री मेजर समझ में आ गया ना, 1 डिग्री मैंने फील दे दिया आपको हर तरीके से। अच्छा अभी हम आते हैं रेडियन मेजर। दूसरा तरीका है रेडियन मेजरमेंट, एंगल को नापने का, यानी अभी भी हम एंगल को ही मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से, दैट इज कॉल्ड रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, ये कहता है कि अगेन वी हैव अ सर्कल। अगर हमारे पास एक सर्कल है, प्लीज समझना, सर्कल का एक रेडियस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल टॉपिक है, मैं आपको उसकी थोड़ा डेप्थ देना चाहूंगा, समझना। अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन बात करके चल दूं वो भी चल जाएगा आपकी एग्जाम में, लेकिन जब पढ़ रहे हो चैप्टर को तो तरीके से पढ़ लो, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो उसे। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना है इतना तो मेडिकल स्टूडेंट्स भी पढ़ लेता है, क्योंकि उसे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होती है। चलिए देखिए, फिलहाल अगर ये एक चीज है, मान लेते हैं कि ए से लेकर बी तक और ये ओ आपका सेंटर है सर्किल का, तो एक छोटा सा सेक्टर आपका बना हुआ ए बी टाइप का, एक स्लाइस टाइप की आपको ये दिखाई दे रहा होगा कुछ ना कुछ पीस। अब हम समझते हैं कि ये जो चीज है ये अगर आर है, आर यानी कि रेडियस है, तो ये भी बेसिकली आर ही होगी। तो आर यूनिट कह दो, मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर यू वांट टू राइट, कुछ भी है। ये वाली जो चीज है, इस चीज को अगर मैं कहता हूं किसी सूरत में अगर ये भी आर हो जाए, यानी जितना रेडियस है अगर उतना ही सेगमेंट में उठा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, कोई मैं मैनिपुलेशन नहीं करूंगा यहां, मैं आपको जो कुछ लग रहा होगा वो दिखाऊंगा। आप बोलोगे ये नहीं वो, तो वो भी होगा। अभी आप बोलोगे ये अलग अलग होने चाहिए, मैं करवा दूंगा अलग अलग भी खेलेंगे अभी, लेकिन पहले एक बार सुनो रेडियन की डेफिनेशन क्या है। 1 रेडियन किसे कहते हैं, जब हम रेडियन की डेफिनेशन बोलते हैं, रेडियन बोलता है कि जब कभी कोई आर्क लेंथ कौन है इस केस में सर, आर्क लेंथ इस केस में अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी सेगमेंट जो दिखाई दे रहा है, दिस ए बी इज आर्क लेंथ। ये बेसिकली आर्क लेंथ है, और ये आर्क लेंथ सेंटर पे अभी जितना एंगल सबटेंड कर रही है उसको मैं यहां पर कहीं पे दिखाऊंगा कि ये वो एंगल सबटेंडेड है। आप समझ रहे हो। तो ये आर्क लेंथ को अगर हम देख रहे हैं कि इतना पार्ट कितना एंगल सेंटर पे बना रहा होगा, तो उसके दोनों टर्मिनल को हमने इससे जोड़ दिया सेंटर से, तो हमें समझ में आएगा कि वो इतना एंगल बना रहा है जितना भी इसकी वैल्यू आएगी। अब बात ये होती है कि जब आपने आर्क लेंथ उतना लिया जितनी आपके सर्किल की रेडियस थी, मान लेते हैं सर्किल 5 सेंटीमीटर का था, तो आप उस सर्किल की सर्कमफेरेंस में 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर नाप करके उसके दोनों टर्मिनल को जब जोड़ते हो, दोनों एंड्स को, तो जो यहां पर वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 रेडियन आएगी, 1 रेडियन आएगी। तो 1 रेडियन ऐसे डिफाइन होता है कि जब आपका जो आर्क लेंथ रहता है और जो रेडियस रहता है दोनों सेम रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आर्क लेंथ एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर, वो 1 रेडियन अपनी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू रखता है। तो 1 रेडियन को तो ऐसे डिफाइन किया गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसके मैथ्स को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा फील आ पाएगा कि मैंने कहा क्या। ठीक है, तो इसको हल्का सा एक बार पहले डिफाइन कर लेते हैं, आफ्टर द डिस्कस। रेडियन मेजर क्या होगा, देखो मैं डिफाइन करता हूं। 1 रेडियन, रेडियन को ऐसे लिखा जाता है, ऊपर से सी लिख सकते हो। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज, ये जरूरी है, मैं वैसे करता नहीं हूं ज्यादा मैथ्स में ऐसी चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स में क्या है कि सीधे सीधे हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन तरीके से पढ़ रहे हैं, जो सीक्वेंस और जो तरीका होना चाहिए पढ़ने का, जिससे एक एक चीज में क्लैरिटी हो। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड at the center of circle by the arc length of length 1 unit to the center of unit radius circle। मैं समझाता हूं आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या लिखा हुआ है, 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय द आर्क लेंथ, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय द आर्क लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ 1 यूनिट टू द सेंटर ऑफ रेडियस सर्किल। सही लिखा हुआ क्या मैंने, मतलब वैसे सही लिखा हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है लैंग्वेज मैंने थोड़ा इधर उधर कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं करी, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको, ऐसा नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, इवन इस आर को मैंने जो वहां लिखने की कोशिश की, मैंने लिख दिया कि ये 1 होना चाहिए। अब समझना जरा, मैं इसे जनरल करूंगा, डोंट वरी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको अनवेल सा फील हो।
ये 1, मैं कह रहा हूं कि ये 1 यूनिट हो, मैं कह रहा हूं कि ये भी उतना ही यूनिट हो, 1 यूनिट। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो मतलब समझाना चाहती है आपको कि ये जितना हो वही उतना हो। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो, ये 10 है तो ये भी 10 हो, तो उस समय रेडियन मेजर हमेशा 1 आएगा। यानी कुल मिलाकर के इनका रेशियो 1/1 हमेशा 1 आएगा, चाहे वो 5 हो, 5.5 हमेशा 1 आएगा, वो 1 आएगा हमेशा। इस चीज को इन जनरल थोड़ा सा कोशिश करते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। ठीक है, 1 मिनट देखिएगा। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आ जाओ, बहुत प्यार से समझना लेकिन इसे, हाँ, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आप एक बारी में समझने की कोशिश करो। अगर मैं कहता हूं कि इफ r इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो लगाना है आपको रेडियस में, तो यूनिट लिख दिया। अगर आपके सर्किल का रेडियस 1 यूनिट है, देन दिस इंप्लाइज circumference of the circle will be 2 pi into 1. Am I right? 2 pi unit again. ये 2 पाई हो जाएगा, क्या आप समझ पा रहे हो? क्योंकि 2 पाई आर होता है सर्कमफरेंस, आर अभी 1 है तो इट विल बी 2 पाई यूनिट, यानी 2 पाई सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटएवर इट इज। एक बात ये हो गई। अब एक बात ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं बातचीत करने चालू करता हूं, मैंने कहा कि अगर आपका आर 1 यूनिट था, ठीक है, और मैंने जो अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर जितना ये रख रहा हूं, अगर मैं उसको भी उतना ही रखूं, यानी इसको भी अगर मैं इतना ही रखता हूं, तो अच्छा ये क्या चीज है आपको शायद समझ में आ पा रहा होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, आर्क लेंथ की बात कर रहा हूं, जो पिंक टाइप का मैंने कलर दिया इसे, हाँ ठीक है। अब यहां पर हमें समझ में आया कि इसका सरकमफरेंस अभी 2 पाई यूनिट होगा, ठीक है। अब आराम से समझते हैं। अब अगर आप देखोगे कि मैंने डिफाइन किया था कि उस समय 1 रेडियन होना चाहिए, तो हमारे उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो साइड में लिखी है, रेडियन को हमने ऐसे डिफाइन किया कि अगर ये 1 तो होगा, यानी इसको अगर मैं O कहता हूं, इसको मैं A कहता हूं, इसको मैं B कहता हूं। अब समझ में क्या आता है यहां से? समझ में यह आता है कि 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट आर्क लेंथ जब हमने यूज किया, 1 यूनिट आर्क लेंथ के लिए जब हम 1 यूनिट आर्क लेंथ को यूज कर रहे हैं, तो उस समय हमारा जो एंगल मेजर हो रहा है वो हो रहा है 1 रेडियन। क्या आपको दिख रहा है? 1 यूनिट आर्क लेंथ के लिए एंगल मेजर 1। आप मुझे बताओ, अगर मैं आर्क लेंथ को 1 यूनिट यूज ना करके पूरा 2 पाई यूनिट यूज कर दूं, पूरा 2 पाई कहने का मतलब है कि मेरी आर्क लेंथ ना केवल इतनी हो बल्कि पूरी फैलकर पूरा सरकमफरेंस को कवर कर दे। अगर ऐसा हो, अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 1 यूनिट की जगह 2 पाई यूनिट को यूज कर दिया, तो 2 पाई यूनिट यूज करने का सिर्फ मतलब इतना है कि मैं पूरी सरकमफरेंस को ले रहा हूं, पूरी सरकमफरेंस को ले रहा हूं, यानी कि एंगल जो सबटेंडेड है वो सेंटर पे, वो पूरी की पूरी सरकमफरेंस से मिलकर बनेगा। यानी कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं 360 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूं। तो 2 पाई यूनिट आर्क लेंथ में जो एंगल सबटेंडेड होगा वो कितना होगा? 2 पाई रेडियन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब ये 1 था तो ये 1 है, तो ये 2 पाई है तो ये 2 पाई होना चाहिए फिर। तो इसका मतलब 2 पाई यूनिट आर्क लेंथ में पूरा का पूरा जो एंगल सबटेंडेड है वो 2 पाई रेडियन है। लेकिन हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है, डिग्री मेजर वाला, कि 2 पाई यूनिट की जब आप बात कर रहे हो, 2 पाई यूनिट इज नथिंग बट द सरकमफरेंस। उसके मतलब को समझो, वो कहना चाह रहा है कि पूरी सरकमफरेंस जो सेंटर पर बनाती है, पूरी सरकमफरेंस यानी पूरे सर्कल जो बनाता है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, हमारा प्रीवियस नॉलेज कहता है 360 डिग्री। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये चीज जो होनी चाहिए दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहीं से हम इक्वेशन 1 और 2 से तुरंत से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ये इन टर्म्स ऑफ रेडियन है। तो हम फटाफट से क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं सर डिग्री बराबर, यानी कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। यहीं से निकल गई एक बात। क्या आप मेरी इस बात को, छोटी सी बात को समझ पा रहे हो? यहां से मैंने रेडियन और डिग्री के बीच में एक रिश्ता निकाल दिया, और वो 2 पाई कैसे आया उसका एक समझ में आ रहा है। अब इस चीज को थोड़ा जनरल करने का समय आ गया, क्योंकि जनरल नहीं है, इसमें शायद आपको अभी उतना मजा नहीं आया होगा। अभी हम आगे देखते हैं, अभी थोड़ा मजा और आएगा आगे पे, ठीक है। इस चीज को जब हम जनरल कर देंगे, 1 मिनट रुक जाओ यार, ये पता नहीं क्यों वापस आ जाता है। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, अब मैं इस चीज को थोड़ा जनरल करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मजा नहीं आ रहा कि 1 1 है। इसको जनरल करते हैं। आपके मन में आया सर 1 1 का क्या चक्कर है? आप तो कह रहे थे कि जितना वो होगा उतना वो होगा, तो जरूरी है रेडियस हमेशा 1 हो। मैंने कहा जरूरी नहीं है, तो आपने कहा आर यूनिट कर दो इसे। फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर लेकिन शर्त यह है कि अगर आपको 1 रेडियन को डिफाइन करना है तो शर्त यह है कि फिर आपको इसको भी आर यूनिट रखना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। आपने बोला ठीक है इतना कर लेंगे, आपने रेडियस की कुछ भी वैल्यू 5 रखी, तो आर्क लेंथ भी आप करस्पॉन्डिंग 5 लो, तो उस समय ये एंगल हमेशा 1 रेडियन का बनेगा। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आर रेडियन का बनेगा। 1 रेडियन डिफाइन ही ऐसा ही, जितना रेडियस उतना आर्क लेंथ, बस दैट्स इट। अब सेम काम एक बार यहां करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे इस बारे में, आप कहोगे कि आर यूनिट आर्क लेंथ ने जो एंगल सबटेंड किया वो 1 रेडियन का है, क्योंकि आर यूनिट ने जो एंगल सबटेंड किया वो 1 रेडियन का है।
लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे पूरे सरकमफेरेंस ने कितना किया वो पता करना है, मुझे पता करना है पूरा सरकमफेरेंस कितना एंगल बना रहा है, तो पूरे सरकमफेरेंस के लिए आपको 2 पाई आर चाहिए होगा आर्क लेंथ। तो अगर आपको 2 पाई आर आर्क लेंथ चाहिए तो बेसिकली आपको इस ऊपर वाले को जस्ट 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो आप कह रहे हो कि 2 पाई आर यूनिट आर्क लेंथ, 2 पाई आर यूनिट मतलब मेरा कहने का मतलब है 2 पाई आर सेंटीमीटर मीटर, उतने में जो लगेगा 2 पाई से यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखो तो फर्क कुछ नहीं है, पिछली बार भी यही बोला था कि पूरा सरकमफेरेंस यानी पूरा सर्किल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई आया था, इस बार भी वही आया, पूरा सर्कल कितना बना, इस बार भी 2 पाई रेडियन ही आया। घबराने वाली बात नहीं है, अलग कुछ आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रखा। तो शायद आप ये बात समझ गए होंगे कि जनरल करने पे भी सेम बात है, इसलिए जनरल डेफिनेशन क्या है कि जितना आर्क लेंथ है उतनी रेडियस अगर हो तो उस समय जो एंगल यहां पे बनता है वो 1 रेडियन का होता है। एक बात, इस चीज को अब और फाइनल जनरल करते हुए एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, हाँ यहीं पे कर लेते हैं, ठीक, एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं यहीं पर। देखो अगर ये सर्किल हमारे पास है, इस सर्किल का सेंटर है और इस सेंटर से यहां पर मान लेते हैं इस बार आर वार नहीं, इस बार एल लेंथ ले लेते हैं, आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है अपना इसको एल यूनिट मान लेते हैं कि भाई ये कुछ एल यूनिट टाइप का कुछ रहा होगा, जबरदस्ती नहीं कि दोनों सेम रहे, तो मैंने इसको आर मान लिया, इसको एल मान लिया। अब ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा जनरल केस है क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। तो इस समय ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को मैं थीटा कहता हूं, आप 1 रेडियन नहीं कह सकते ना, 1 रेडियन सिर्फ तब कहोगे जब आर और एल दोनों एक होंगे। अभी आर बिल्कुल अलग चीज है, एल बिल्कुल अलग चीज है, तो हम क्योंकि रेडियस फिक्स हो गया सर्कल का एक बार, अब हम पे डिपेंड करता है हम इतने से एंगल देखना चाह रहे हैं, उतने से देखना चाह रहे हैं, बड़े से देखना चाह रहे हैं, कितने आर्क लेंथ को लेना चाह रहे हैं। मान लेते हैं मैंने लेंथ आर्क लेंथ का जो लिया उस बारी में एल लिया। अब हम एक जनरल चीज को निकालने की कोशिश करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से, जो अभी तक हमने किया, ये ओ है फॉर एग्जाम्पल, ये ए है और ये बी है, करेक्ट। हम वही काम करेंगे, हम बोलेंगे कि 1 रेडियन, देखो यहीं से इवन मैं तो कहता हूं कि ऊपर से ही कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आर यूनिट आर्क लेंथ में कितना लगता है, 1 रेडियन, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आर यूनिट अगर आर्क लेंथ में लेता था तो मेरे पास जो बनता था या 1 रेडियन बनता था। इवन आर कहने की भी क्या जरूरत है, आप इसको 1 कहो, सिंपल 1 यूनिट। हाँ वैसे आर ना इस सेंस में इसे कह सकते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू, इसे मैं आर इस सेंस में कह सकता हूं, आर यूनिट की अगर ये आर है और ये भी आर होता एक बारी के लिए, एक बारी के लिए मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं क्योंकि सर्किल का रेडियस तो बदलेगा नहीं बार बार, मैं इतना कह रहा हूं कि इस सर्किल में जिसका रेडियस आर है, अगर मैं आर यूनिट लेंथ का ही आर्क लेंथ लूं तो एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन। अगर ये आर यूनिट का रेडियस है और मैं लेंथ भी आर लेता हूं तो कितना बनेगा, 1। लेकिन मुझे आर चाहिए नहीं, मुझे चाहिए एल, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मुझे आर नहीं चाहिए, तो मैं निकालूंगा 1 यूनिट लेंथ। जैसे आपसे कोई पूछता है, जैसे कोई आपसे बोलता है कि ना कि 20 रुपए के 5 मैंगो हैं लेकिन आपको 6 चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो 5 मैंगो हैं 20 के, पहले निकालते हो एक मैंगो का प्राइस 4 रुपए, फिर आप 6 मैंगो को निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हो। सेम काम यहां कर रहा हूं, मुझे आर यूनिट आर्क लेंथ का पता है कितना होता है, लेकिन मुझे एल लेंथ का चाहिए, तो पहले मैं यूनिट का निकालूंगा कि 1 यूनिट का प्राइस क्या है, यानी कि 1 यूनिट आर्क लेंथ के लिए एंगल कितना बनेगा, तो समझ में आएगा वो एंगल बनेगा 1/r रेडियन। आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो 1 यूनिट आर्क लेंथ के लिए अगर हम यूनिट आर्क लेंथ लेते हैं तो 1/r रेडियन बनेगा। अगर r 1 है तो ऑटोमेटिकली वो 1 हो जाएगा जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। अब फाइनली हम अपने आप बात को बोलते हैं, हम बोलते हैं हमें 1 यूनिट नहीं चाहिए, मतलब हमें 1 सेंटीमीटर का नहीं चाहिए, हमें l सेंटीमीटर का चाहिए। तो अगर हमें l सेंटीमीटर टाइप का चाहिए तो मैं यहां पे लिखूंगा कि l यूनिट के लिए, यूनिट में आप कंफ्यूज मत हो प्लीज, यूनिट स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, l यूनिट आर्क लेंथ के लिए, आर्क लेंथ के लिए जो एंगल बन रहा होगा, जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, अगर यहां L से मल्टीप्लाई किया वहां भी L से, L/r रेडियन होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग L यूनिट आर्क लेंथ के लिए जो एंगल था वो ये था, ये आया, तो कहीं ना कहीं यही चीज है वो थीटा जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। और शायद ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, कैसे अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहा हूं मैं, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हो पाया होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से इसे करने की। देखो क्या होता है ना, मैं खुद समझ सकता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता मैं सोचता कि डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैं आज से पहले भी वही करता था, लेकिन इस बार मेरा मन किया कि एक बार तरीके से चीजों को इस तरीके से करते हैं। पहले मैं इन चीजों को बताता था लेकिन इतना इन पे वो नहीं देता था, ज्यादा ध्यान नहीं देता था, फटाफट करा के चल जाता था। लेकिन मुझे लगा कि इस बार एक बार प्रॉपर तरीके से एक बात को समझो, कुछ भी लूप होल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसे क्लियर कर दूंगा आपका, अगर कहीं एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रही होगी तो। अदरवाइज क्योंकि मैं जब पर्सनली कुछ चीजों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि चीजें कैसे होती है, क्या होती है, उससे मैं जो क्यूरियोसिटी आती है, मैं वही क्यूरियोसिटी अगर जो बच्चों की आती होगी, अगर आप भी ऐसी सोचते हैं तो उनके लिए वीडियोस बना रहा हूं ताकि वो लोग आसानी से देखें। हर कोई नहीं समझने की कोशिश करता, उनको हर किसी को रहता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला दे दो L = r थीटा, सब लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो मुझे लगता है अच्छे समझ में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या सभी को समझ में आ पाई ये बात? अगर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई, अभी हम क्या करते हैं और कुछ है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, एक बार इसे कवर कर लेते हैं। देखो
रेडियन रियल नंबर। एक सर्किल मैंने बनाया, इस सर्किल में लेट से यहां पर मैंने कोई पॉइंट दिया ओ पॉइंट, और वहां पे सर्कमफेरेंस में पॉइंट ए दिया। अगर मैं कहता हूं कि इस ए पॉइंट से होते हुए सर्किल से एक टेंजेंट में ड्रॉ करता हूं, तो टेंजेंट की शक्ल कुछ ऐसी होगी। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको एज ए नंबर लाइन के अगर तरह ट्रीट करूं, तो यहां पे कहीं पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से मैं इसको नंबरिंग देना चालू कर दे रहा हूं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आ रहा हूं तो नेगेटिव नंबरिंग, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से नेगेटिव की नंबरिंग नीचे दे दी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज आपको दिख रही है, ये रियल नंबर की एक एक्सिस हो गई या रियल लाइन हो गई, रियल नंबर की लाइन हो गई, इस तरह से जो आपको यहां पर नजर आ रही है। अगर आप समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, यानी ए पॉइंट से ऊपर का हिस्सा, इसको मैं इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड कर रहा हूं। समझो कि एक रस्सी, और इस रस्सी से मैं इसको कवर कर रहा हूं, एक फीते की तरह इसको बांध रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना? इस तरीके से जब हम इसको कवर कर रहे हैं, और फाइनली हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हम इस तरीके से कवर कर कर इसके ऊपर फोल्ड कर देते हैं। यानी कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हुआ इस तरीके से कि वो जो डॉटेड टाइप की जो हिस्सा वो इसके ऊपर चले गया, और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आ गया। इस तरीके से उसने इसको कवर कर लिया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इससे होगा क्या? इससे होगा कि जो जो नंबर्स नंबर लाइन में दिख रहे हो, क्योंकि नंबर लाइन में रियल नंबर की लाइन है, 1 2 नहीं होगा, 1 के अलावा 1.1, 1.2, 1.01 सब होंगे। तो जब वो इसमें आ जाएंगे तो उनकी एक तरह से ना इमेज बन जाएगी, जैसे कि होता नहीं है, यहां पर उनकी एक तरह से इमेज बन जाएगी। यानी इस पॉइंट पर कोई 1 के कोरस्पॉन्डिंग, इस पर कहीं 2 के कोरस्पॉन्डिंग, इस पर कहीं पर 3 के कोरस्पॉन्डिंग, इसमें 4 के कोरस्पॉन्डिंग, 5 के कोरस्पॉन्डिंग, कुछ प्रोजेक्शंस आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि अगर आप उन पॉइंट्स को आप सेंटर के साथ कनेक्ट करो, दिखाता हूं मैं, जैसे इसको सेंटर के साथ कनेक्ट करो, 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 सिमिलरली इसको सेंटर के साथ कनेक्ट करो, आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने को मिल जाएंगे। यानी क्योंकि आप समझ रहे हो ना, सर्किल में कुछ तो एंगल बन रहा होगा, तो वो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम रिलेट कर पाएंगे। जैसे यहां पर 1 है तो हम समझ पाएंगे कि ये 1 रेडियन को बता रहा है, ऐसे ही करके वो 2 रेडियन को। और ये सोचने लायक टॉपिक है, थोड़ा और सोचा जा सकता है इस चीज पे, ठीक है? लेकिन मैं इवन ये काम आपको थोड़ा सोचने के लिए दे रहा हूं। मैंने आपको एक बेसिक आइडियाज का देने की कोशिश की है। ऐसे ही करके आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि अगर आप इस तरफ वाले नंबर को देखना चालू करोगे, तो क्या आपको वो नंबर नेगेटिव में दिखने लग जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर लाइन है। इसीलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी है जो रहेगी आपको बताना, वो ये कि अगर आप कभी एंगल मेजर करते हो, जैसे आप इस डायरेक्शन में जाते हो, तो ये 30 डिग्री का एंगल अगर आप इसे कहते हो, तो अगर आप इसको मेजर करते हो, यानी कि अगर आप क्लॉक डायरेक्शन में जाते हो, तो ये -30 कंसीडर किया जाएगा, अगर उतना ही एंगल मेजरमेंट हुआ है मैग्नीट्यूड वाइज। तो इस पूरी कहानी में सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। और जब भी आप कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट हमेशा नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए हमारे पास अगर इस तरीके से कभी 0 डिग्री एंगल है, तो हम इसको 90 डिग्री बोलना प्रेफर करते हैं, rather than नीचे वाले को 90 डिग्री बोलना, क्योंकि नीचे वाला -90 डिग्री होगा। इसलिए क्योंकि यहां से जा रहे हो आप काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव कंसिडर होगा। यहां से आप आ रहे हो ऐसे, ये नेगेटिव कंसिडर होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका नेगेटिव होता है और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होता है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये एक बेसिक बात थी, ये इसका बेसिक पार्ट था जो आपको कराना था। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं कि 2 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं इसके, और जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है? अभी इसमें और कुछ भी नहीं करने ऐसा, इसकी एक्सरसाइज 3.1 को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी टाइम एक्चुअली हो चुका है मेरा, ठीक है ना? तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा जो कुछ मैंने पढ़ाया, कुछ बातें रेडियन मेजर और डिग्री मेजर, बेसिक बात ये समझ में आनी चाहिए। 2 पाई वो समझ में आनी चाहिए, L = r थीटा का एक रिलेशन वगैरह जो निकले समझ में आना चाहिए। और ध्यान रखें कि ये एंगल रेडियन में निकला है आपका, तो ये बात मैं आगे क्वेश्चन में बोलूंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाई दिस थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियन, क्योंकि उसी की डेफिनेशन से ही निकला हुआ। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि L = r थीटा में थीटा 30 डिग्री मत रखना, π/6 रेडियन रखना, ठीक है? अगले सेशन में बहुत कुछ समझेंगे। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।